माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद प्रीति मैम। हम जो है सेमीकंडक्टर चैप्टर ही ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं उस टॉपिक का वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है, जिससे जो बच्चे ऑनलाइन क्लास उस समय ज्वाइन नहीं कर पाते किसी वजह से, उन बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्प मिल जाती है, उनका पढ़ाई जो है वो रुकता नहीं है। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, ऐसे तो हमने इस टॉपिक को ऑनलाइन क्लास में पढ़ लिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कहने पे आज ये टॉपिक बनाया जा रहा है, जिसका वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन का यूज़, जिसे हम रेक्टिफायर के रूप में यूज़ करते हैं, दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का प्रयोग। कैसे हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ करते हैं। ऐसे तो पीएन जंक्शन डायोड के बहुत सारे यूज़ है, हमने देखा सोलर सेल के अलावा भी हमने देखा फोटो डायोड, एलईडी में, तो बहुत सारे हमने यूजर्स देखे हैं पीएन जंक्शन डायोड के। उनमें से एक यूज़ हमारा ये भी है कि पीएन जंक्शन डायोड का जो यूज़ है वो रेक्टिफायर के रूप में भी किया जाता है। बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जो एसी से नहीं चलते, जिन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए, डीसी चाहिए। हमने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पे पढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे जो डिवाइस होते हैं, बहुत सारे जो उपकरण होते हैं जो एसी से काम नहीं करते, उनको क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। अल्टरनेटिंग करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट धारा या वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है रेक्टिफायर या दिष्टकारी। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण। एक बार फिर से कह रही हूँ मैं, फिर से देखिएगा। पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, और इसका यूज़ करने के लिए जो दिष्टकारी है, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण। दिष्टकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में जिस उपकरण का हम यूज़ करते हैं उस उपकरण को कहते हैं रेक्टिफायर, दिष्टकारी। अब दिष्टकारी का जो प्रयोग है वो दो तरीके से किया जाता है। पहला जो है उसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट वन इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसे कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। एंड सेकेंड वन इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हाफ वेव रेक्टिफायर ही पढ़ना है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर। लेट्स स्टार्ट अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी। सबसे पहले तो नाम से ही समझ में आ रहा है, दिष्टकारी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला। तो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, उस डिवाइस के लिए हमें एक परिपथ तैयार करना पड़ता है, एक सर्किट तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टॉपिक में लिखा हुआ है यूज़ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में भी किसका प्रयोग करते हैं, पीएन संधि डायोड का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, एक परिपथ यहाँ पे बना हुआ है। इस परिपथ में ये जो हमने लिया हुआ है, इस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर जो है हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, बता सकते हैं कि आप लोग कौन सा ट्रांसफार्मर है? चलिए नहीं बता सकते, ऑफलाइन मोड पे है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की खास बात क्या होती है? ट्रांसफार्मर हमेशा एसी वोल्टेज पे काम करता है, एसी करंट हम इसको देते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की खासियत क्या होती है? हमने यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, अपचाई ट्रांसफार्मर लिया हुआ है। ये अपचाई ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये प्राइमरी सर्किट है, प्राथमिक कुंडली जिसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, और ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीयक कुंडली। तो जो प्राइमरी सर्किट है, इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स जो बने हुए हैं, फेरों की संख्या जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो फेरों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इसके सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो फेरों की संख्या, वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे हमने इस रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में एक अपचाई ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, जिसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा, और यहाँ पे जो तार हैं वो कैसे होंगे, ये जो फेरे बने हुए नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें जो तार यूज़ किया जा रहा है वो तार कैसे हैं, पतले तार होते हैं।
और जो सेकेंडरी कॉइल में हमने तार यूज़ किया हुआ है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो फेरों की संख्या है, ये कम होती है और इसमें जो तार यूज़ किए जाते हैं वो मोटे होते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? सोचिए थोड़ा सा, ऐसा क्यों किया जाता होगा कि यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो फेरों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें जो तार हम यूज़ कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये बहुत पतले तार के बनाए जाते हैं। और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो फेरों की संख्या, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये कम होते हैं और यहाँ पे जो तार यूज़ किया जाता है वो मोटा होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एक स्पेशलिटी होती है कि एसी वोल्टेज को क्या कर देता है, घटा देता है। एसी वोल्टता को घटा देता है और धारा के मान को बढ़ा देता है, मतलब करंट की वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है और एसी वोल्टेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जब यहाँ से धारा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयुक्त होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित होगी, तो उसे लोड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोटे तार की आवश्यकता पड़ती है, जिससे धारा जो है आसानी से फ्लो हो सके, प्रवाहित हो सके, करंट जो है वो आसानी से फ्लो हो सके, इसीलिए यहाँ पे तार जो है वो मोटे बनाए जाते हैं। तो कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी आपसे कहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ कि जो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर हमने लिया हुआ है रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में, अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में, प्राथमिक कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और तार जो है वो पतले होते हैं, और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं और तार जो है वो मोटे होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेषता होती है, खासियत होती है कि वो वोल्टेज की वैल्यू को, एसी वोल्टता को डिक्रीज कर देता है और करंट के वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जिस इनपुट सिग्नल को, यानी कि जिस एसी सिग्नल को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, उसे हम क्या करते हैं, प्राइमरी सर्किट में, ये पूरा सर्किट कहलाएगा प्राइमरी सर्किट। उस प्राइमरी सर्किट में हम उस इनपुट सिग्नल को लगाते हैं जिसे हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है। चलिए लगाते हैं, यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल देते हैं, इनपुट सिग्नल में हम एसी दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को कंट्रोल करता है, यहाँ से हम एसी वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ये एसी इनपुट है, इनपुट सिग्नल, निवेशी सिग्नल। इनपुट सिग्नल में हम क्या दे रहे हैं, एसी, और हमें क्या चाहिए, डीसी, डायरेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमने प्राइमरी सर्किट में जो प्राथमिक परिपथ है उसमें हमने जिस सिग्नल को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है उसे हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब आते हैं सेकेंडरी सर्किट पे। सेकेंडरी सर्किट पे हमने क्या किया है, सेकेंडरी सर्किट पे यहाँ पे देखिए ये क्या बना हुआ है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है ये जंक्शन डायोड से जुड़ा हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड से ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो लगा हुआ है ये हमने निकाला है क्या, लोड रेसिस्टेंस। ये क्या है, एक तरह से कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, कोई उपकरण, किसी डिवाइस को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमको क्या देगा, आउटपुट देगा, ये हमें आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, लोड रेसिस्टेंस लगाया हुआ है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, तो ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता होगा ये, बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है उस प्रिंसिपल, वो किस बेसिस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब देखते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे होता क्या है, आपको यहाँ पे लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। ये जो हमने डायोड लिया हुआ है डी, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड है। आरएल जो है वो लोड रेसिस्टेंस है, जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। और ये जो हमने प्रोवाइड किया है प्राइमरी सर्किट पे, प्राथमिक परिपथ में, ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट एसी सिग्नल है जिसे हमने अप्लाई किया और जिसे हमें कन्वर्ट करना है डीसी सिग्नल में। तो जिस सिग्नल को हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है उसे हम प्राथमिक परिपथ में लगाते हैं। जैसे ही हम प्राथमिक परिपथ में लगाते हैं तो प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, विभवांतर वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अब ट्रांसफार्मर जो कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पे काम करता है, तो इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में भी वोल्टेज अप्लाई हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, विभवांतर जो है वो प्रेरित हो जाता है प्रेरण के कारण। तो इस तरह से जब हम प्राथमिक कुंडली में
ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जनरेट हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। जिससे होगा क्या, अब यहाँ पे हमने डायोड लिया हुआ है, तो डायोड के बारे में हमने पढ़ा है, पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट होता है तो ये आसानी से करंट फ्लो करता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में यानी कि अग्र अभिनत में कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर होता है अवक्षय पर, उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है, वो श्रिंक हो जाता है। और यही अगर रिवर्स बायस मोड पे हो तो क्या होगा, रिवर्स बायस मोड पे डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है, उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा, रिवर्स बायस मोड पे जो पीएन जंक्शन डायोड है वो करंट पास होने नहीं देगा। और फॉरवर्ड बायस में जब यही कनेक्टेड होता है तो पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा तो ये आसानी से करंट को क्या करता है, फ्लो करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जब सेकेंडरी कॉइल में भी, द्वितीयक परिपथ में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है, इसके सिरे ए और बी, यहाँ पे मैंने इसे नाम दे दिया, केवल ये जो हमने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल ली उसका हमने नाम दे दिया है ए और बी। तो ए और बी के बीच क्या हो जाता है, विभवांतर वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अब काम कैसे करेगा ये, जैसे हम एक कंप्लीट साइकिल लेते हैं, किसका, एसी का, ये हमने अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट साइकिल लिया है, तो इससे होगा क्या, दिस वन इज 0 पाई एंड 2 पाई। ये हमने प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र लिया हुआ है। इस चक्र को हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और इस साइकिल को हम कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल से मिलकर बना होता है। एक कंप्लीट साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो होता क्या है, जब हम इस प्राइमरी सर्किट में प्रत्यावर्ती धारा का पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं, मतलब प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में पॉजिटिव हाफ साइकिल में एसी साइकिल के, एसी चक्र के प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्ध चक्र में, ये धनात्मक अर्ध चक्र कैसा है, हाफ साइकिल है और पॉजिटिव है। तो जब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं, तब इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल का जो हमने ये टर्मिनल लिया हुआ है, जो सिरा लिया हुआ है ए, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर और बी जो है वो मान लेते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल पर हो जाता है। मान लेते हैं, जैसा हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली का जो सिरा है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाता है, धनात्मक विभव पर हो जाता है, और जो सिरा बी हमने लिया, जो पॉइंट हमने बी लिया हुआ है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाता है। अब होगा क्या, इससे ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया और ये जो हमने लिया हुआ है डायोड का सिंबल, तो ये किस कौन सा डायोड है, दिस इज अ पी एंड दिस वन इज एन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो गया और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे। सो दिस इज फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। ये कौन सा कनेक्शन हुआ हमारा, अग्र अभिनत। तो अग्र अभिनत पे पीएन संधि डायोड जो है वो संयोजित हो जाता है, जिसके कारण हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट पे हमें करंट जो है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड हो गया। अब जब ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड हो गया तो फॉरवर्ड बायस में ये क्या करेगा, आसानी से करंट को अपने में से फ्लो होने देगा और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो एक्स से वाई के डायरेक्शन पे इस लोड रेसिस्टेंस में हम उसे गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, तो हमें आउटपुट भी क्या मिलता है, कुछ इस तरह से मिलता है, एक्स से वाई के डायरेक्शन पे। सेम जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं, ये जो हमने हाफ साइकिल बनाया हुआ है, जब भी हमने क्या किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, अब हम ऋणात्मक अर्ध चक्र देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक अर्ध चक्र जो है अब हम प्राइमरी सर्किट पे अप्लाई करते हैं, जिससे इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल में भी वोल्टेज जो है, एसी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। जैसे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया था तो ये जो पॉइंट ए है हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे लिया और बी जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे लिया, लेकिन जैसे ही हम करंट का डायरेक्शन क्या करते हैं, सेकेंड हाफ साइकिल यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब हम अप्लाई करते हैं, तब
ये जो पॉइंट ए है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे और ये जो पॉइंट बी है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो जाता है, पोलैरिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल पे हो गया, और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो गया। सो दिस इज रिवर्स बायस मोड। इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड जो है वो पश्चाभिघात में संयोजित हो गया, और जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस मोड पे कनेक्टेड होता है तो ये अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि डिप्लीशन लेयर जो होता है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है और रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो गया मतलब वहाँ पे रेसिस्टेंस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। जब रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो वो करंट को अपने में से जाने से पूरी तरह से रोक देता है। तो इस तरह से जब हम एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो हमें करंट जो है वो मिलता है। लेकिन जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल दिया तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट हो गया, और जब ये रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट हो मतलब ये अपने में से करंट को जाने नहीं देता, अलाउ नहीं करता, जिस वजह से हमें यहाँ पे कोई भी करंट गेन नहीं होता, कोई भी करंट हमें प्राप्त यहाँ नहीं होता। तो इस तरह से जब हम फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं, फिर से अब एक साइकिल हमने कंप्लीट किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हमने लिया तो पीएन जंक्शन डायोड जो है ये आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हुआ, हमें यहाँ पे आउटपुट सिग्नल जो है वो मिल गया। ये कैसा सिग्नल है? आपका डीसी सिग्नल है, ये आपका आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल। और जब हमने इसे क्या किया, सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल दिया, मतलब ये आपका क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल है। पहली बार हमने धनात्मक अर्ध चक्र दिया और दूसरी बार हमने ऋणात्मक अर्ध चक्र दिया प्रत्यावर्ती धारा का। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये रिवर्स बायस मोड पे कनेक्टेड हो गया और यहाँ से कोई भी धारा जो है इस लोड रेजिस्टेंस से हमें गेन नहीं हो रही है, प्राप्त जो है नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन खाली चला गया, यहाँ पे करंट जो है वो क्या हो गया? जीरो हो गया, कोई भी करंट हमें मिला ही नहीं। फिर से जब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं इनपुट सिग्नल का, फिर से जो सेकेंडरी कॉइल है इसका जो पॉइंट ए है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे और पॉइंट बी जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा, जिससे पीएन जंक्शन डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया, और इस तरह से जो आउटपुट है वो फिर से हमें लोड रेजिस्टेंस में से गेन हो गया, प्राप्त हो गया। फिर से जब हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, ये हमने जो इनपुट सिग्नल दिया हुआ है इसमें जब हम फिर से अल्टरनेटिंग करंट का नेगेटिव हाफ साइकिल ऋणात्मक अर्धचक्र जब हम अप्लाई करते हैं तो फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, फिर से ये जो पॉइंट ए है वो नेगेटिव टर्मिनल पे और पॉइंट बी जो है वो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो गया। जब ये ए जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे हो गया, जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे यानी कि ऋणात्मक विभव पे, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कनेक्ट हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल से। फिर से ये हमारा कौन से मोड पे कनेक्ट हो गया? रिवर्स बायस मोड पे। फिर से रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट हुआ, जिससे डिप्लेशन लेयर फिर से काफ़ी विड्थ उसकी जो है वो बढ़ गई और रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, जिससे करंट जो है वो अलाउ नहीं हुआ। अब जब यहाँ से करंट अलाउ ही नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे ये जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ से कोई भी करंट हमें प्राप्त नहीं होगा, और फिर से हमें इस नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी करंट जो है वो प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल फॉरवर्ड बायस पे यानी कि केवल धनात्मक अर्ध चक्र में ही प्रत्यावर्ती धारा के केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हमें क्या मिल रहा है? करंट जो है वो प्राप्त मिल रहा है। और ये जो करंट हमें मिल रहा है देखिए ये एक ही डायरेक्शन पे मिल रहा है और रुक रुक के मिल रहा है। जब हमने फर्स्ट हाफ साइकिल दिया तभी हमें आउटपुट करंट हमें प्राप्त हुआ, फिर से जब हमने सेकेंड अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो फिर से हमें करंट जो है वो प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसको नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं करंट जो है वो हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड, जिससे करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाता। इस तरह से जो हमें आउटपुट सिग्नल मिल रहा है ये रुक रुक कर मिलता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब सतत रूप से ये हमें प्राप्त नहीं होता, रुक रुक के प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो बीच में जो टाइम लग रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ तो टाइम लग रहा है, तब जाके हमें फिर से सेकंड साइकिल में डीसी करंट मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, टाइम वैरी जो हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो इफिशियंसी होती है, इसकी जो दक्षता होती है, क्षमता होती है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। लगभग इसकी क्षमता जो होती है 40% होती है, ये इसकी दक्षता है। ये क्योंकि रुक रुक के हमें क्या करता है? डीसी करंट जो है वो प्रोवाइड करता है। अल्टरनेटिंग, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट हम दोनों साइकिल दे रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल भी दे रहे हैं, नेगेटिव साइकिल भी दे रहे हैं, लेकिन हमें जो करंट मिल रहा है वो केवल और केवल पॉजिटिव साइकिल में ही मिल रहा है, नेगेटिव साइकिल में हमें नहीं मिल रहा है। जिससे यहाँ पे ये जो डीसी करंट है वो हमें मिल तो रहा है डीसी करंट, लेकिन कुछ टाइम के बाद रुक रुक कर। तो इस तरह से इसकी जो दक्षता होती है वो 40% होती है, बहुत कम होती है।
और इसीलिए हमें फुल वेव रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, ये जो हमें टाइम लग रहा है, हम चाहते हैं कि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी क्या मिले, डीसी करंट मिले, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें क्या मिले, डीसी करंट मिले। तो इस तरह से अगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हाफ साइकिल में जब डीसी करंट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो अगले वीडियो में हम पूर्ण तरंग दृष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।